So, hello guys, a very good morning to all of you. So, I just came with another session, that is CDS 1 2026 Maths Part 4. Three parts are already uploaded on my YouTube channel playlist, so you can check that also. बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पाँच पाँच क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसका आज चौथा पार्ट है, एंड वी कैन डिस्कस दैट हाउ टू ईजिली स्कोर 45 प्लस मार्क्स इन द रिसेंट पेपर ऑफ CDS दैट हैज़ कंडक्टेड ऑन 13 अप्रैल. सो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को. ठीक है, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इन व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल 3300 बिकम 3399 एट 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. ये सिंपल से एक बात बोल रहा है कि मेरे पास 3300 रुपये था. बोल रहा है सालाना इंटरेस्ट रेट क्या है 12% के हिसाब से, लेकिन हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली का मतलब होता है एक चौथाई. ठीक है, अगर साल का रेट 12% है तो क्वार्टरली का मतलब साल को 4 से डिवाइड करो, यानी 3-3 महीने पे क्या रेट कैलकुलेट होगा. ठीक है, हमें वो निकालना है कि कितने टाइम में ये पैसा 3399 बनेगा. तो मुझे और कुछ समझ आए ना आए, मुझे देखते एक बात पता चल रही है कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 3300. अब रेट यहाँ पे क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट है रेट. अगर साल का रेट 12% है और हमें साल को 4 पार्ट्स में तोड़ना है, यानी कि 3-3 महीनों में तोड़ना है, तो रेट भी तो 4 से डिवाइड होगा, रेट भी 3-3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगा. अगर साल का 12% है तो 3 महीने का कितना होगा, 12 को 4 से डिवाइड करो, दैट इज 3%. और बोल रहा है वो पैसा कितने टाइम में 3399 बनेगा, यानी कि फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या होगा 3399. ठीक है, मुझे ये बात देखते ही समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज अमाउंट का. प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू अमाउंट. बस वैल्यूज हम पुट करेंगे. प्रिंसिपल कितना है 3300 इंटू 1 प्लस आर कितना है 3 अपॉन 100 इंटू एन इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 3399. जब मैं इस 1 प्लस 3 अपॉन 100 को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 103 अपॉन 100 की पावर n इक्वल्स टू 3399 अपॉन 3300. अब ये दोनों 11 के टेबल में जाते हैं, तो ये आएगा 309 और ये आएगा 300. ये और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 के टेबल में 103 अपॉन 100. अब मुझे यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 103 अपॉन 100 की पावर n इक्वल्स टू 103 अपॉन 100, यानी कि n की कौन सी पावर पे ये आंसर आएगा. मुझे पता है जब n 1 होगा तो सेम नंबर हमारे पास आएगा. यहाँ से n क्या आया 1 आया, हमें यही n निकालना था. ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि n को 1 देखा होगा और 1 ईयर मार्क कर दिया होगा. 1 ईयर्स का आंसर आएगा ही नहीं. अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टाइम में ये पैसा बना, एक टर्म, और एक टर्म कितने कितने महीने की थी 3-3 महीने की थी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 3 मंथ्स. यानी 3 महीने में ही ये पैसा क्या हो जाएगा, इतना बन जाएगा 3399 बन जाएगा. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड है बट इजी क्वेश्चन था. ठीक है, ये कह रहा है कि x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. ठीक है, बोल रहा है x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड y कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ठीक है, पहले मैं गिवन ऑप्शन से लिख लेता हूँ. ठीक है, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है. बोल रहा है x किसी काम को कितने दिन में करता है 6 days में करता है. ठीक है, बोल रहा है y उसी काम को कितने दिन में करता है, सॉरी x यहाँ पर कितना कहा गया है, x कहा गया है 4 दिन करता है. ठीक है, बोल रहा है x किसी काम को कितने डेज में करता है 4 days में. सेम काम को जो y है वो कितने डेज में करता है 6 days में करता है. तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हमने वर्क को क्या मानना होता है, जो वर्क है 4 और 6 का एलसीएम. जब 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, 4 में हाईएस्ट क्या है 2 का स्क्वायर है और 6 क्या है 2 into 3, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा. ठीक है, यानी वर्क कितना होगा 12 यूनिट. ठीक, अब देखिए, अब जो 4 दिन में 12 यूनिट करता है वो एक दिन में कितना करता होगा 3 यूनिट. जो 6 दिन में 12 यूनिट करता है वो एक दिन में कितना करता होगा 2 यूनिट. ठीक, यहां से ये क्लैरिफाई हो गया. अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है, बोलता है अगर x और y अल्टरनेटिवली काम करेंगे
एक्स से शुरू करते हुए तो काम क्या होगा, 5वें दिन खत्म होगा। पहली स्टेटमेंट तो ये बोलता है, ठीक है। मान लेते हैं पहले पहले दिन एक्स आया, एक्स कितना करता है एक दिन में 3 यूनिट। अगले दिन वाई आया, वाई कितना करता है 2 यूनिट। यानी दोनों ने मिलकर 2 डेज में कितना किया 5 यूनिट, ठीक। अगले 2 दिन में दोनों कितना करेंगे, फिर से 5 यूनिट, ठीक। तो यानी कि टोटल 4 डेज में कितना काम हुआ 10 यूनिट। स्टेटमेंट में क्या बोला है कि काम 5वें दिन शुरू होगा, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर 4 दिन में कितना हो गया 10 यूनिट। अब इवन डेज पे एक्स आ रहा है, तो 5वें दिन कौन आएगा, 5वें दिन आएगा कौन, 5th डे पर कौन आएगा, एक्स आएगा। काम कितना बचा है, टोटल था 12 यूनिट, बचा कितना 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट काम कौन करेगा, खत्म करेगा एक्स खत्म करेगा। यानी काम कौन से दिन खत्म हुआ, 5th डे पर खत्म हुआ। और पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर एक्स और वाई इकट्ठे काम करेंगे और एक्स पहले दिन आएगा, ऐसे करते करते काम 5वें दिन में खत्म होगा। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि काम कितने दिन खत्म हो रहा है, 5वें दिन पे खत्म हो रहा है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोलता है एक्स और वाई मिलकर काम करेंगे, लेकिन इस बार वाई पहले दिन आएगा और बोल रहा है काम जो है 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। देखते हैं पहले दिन कौन आया, वाई। वाई ने कितना किया, एक दिन में कितना करता है वाई 2 यूनिट, ठीक। अगले दिन कौन आया एक्स, ठीक है। तो एक्स आया, एक्स कितना करता है एक दिन में 3 यूनिट। यानी दोनों ने 2 डेज में कितना किया 5 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा 5 यूनिट, ठीक। आई बात समझ में। और यहां पर भी सेम 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 डेज में कितना काम हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। ये कह रहा है कि काम 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, वर्क विल बी फिनिश इन लेस देन 5 दिन से कम में हो जाएगा, नहीं। अब इवन डेज में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो 5वें दिन 5th डे कौन आएगा, 5th डे आएगा वो एक वाई आएगा। आपका काम कितना बचा है 2 यूनिट, क्योंकि 10 यूनिट हो चुका है 4 दिन में। 5वें दिन कितना काम करना है 2 यूनिट, और वाई कितना करता है 2 यूनिट, यानी कि 5वें दिन काम कंप्लीट होगा। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला है कि काम 5 दिन से पहले खत्म हो जाएगा, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि काम तो 5वें दिन खत्म हो रहा है ना, 5 दिन से पहले तो काम खत्म होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में आपको। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हैज बीन डन, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे लंबा स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि ऐसे लंबा क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं। बोलता है 12 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। हर दिन 8 घंटे काम करते हैं और वो कितनी वॉल को बिल्ड कर पाते हैं, एक वॉल को बिल्ड कर पाते हैं जिसकी लेंथ 100 मीटर है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 मीटर। कितने दिन में, 10 दिन में। बोलता है सेम हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 16 आदमी 10 घंटे हर दिन काम करेंगे तो वो इस वॉल को बना पाएंगे जिसकी लेंथ 200 मीटर है, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 5 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मुझे एक फॉर्मूला समझ में आता है, ठीक है। m1 इंटू h1 इंटू d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन w2, ठीक है। अब m1 क्या है, पहले वाले आदमी, पहले कितने आदमी हैं 12 आदमी। हाँ, h1 क्या है, हॉर्स, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे, कितने दिन लगा रहे हैं 10, और वर्क कितना कर रहे हैं। अब वर्क, अब किसी वॉल को बना रहे हैं तो वर्क क्या है, हम सपोज कीजिए हम ले लेते हैं इस वर्क को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम हम ले लेते हैं, ठीक है। सो कितना काम कर रहे हैं 100 मीटर की लेंथ, 20 सेंटीमीटर की ब्रेथ और हाइट कितनी है 5 मीटर, हाइट कितनी है 5 मीटर, ओके, ठीक है। 10 दिन में। वैसे ही 16 आदमी बोल रहा है, यानी कि दूसरे में कितना बोल रहा है 16 मेंस, कितने आवर्स दे रहे हैं 10 आवर्स अ डे, और हमें किसकी वैल्यू d2 की वैल्यू निकालनी है। और कितना काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 200 मीटर की वॉल बना रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर, 60 सेंटीमीटर उसकी क्या है ब्रेथ, और हाइट कितनी है 5 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। मैं कुछ नहीं करता, मुझे एक बात समझ में आती है, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, ये ख़त्म, ठीक है। अब देखिए 21 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60, यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब
देखिए अब मुझे पता है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा कचरा ना हो जाए इसलिए मैं नीचे ले जा रहा हूँ उसको। यहाँ पे क्या बचा 12 इंटू 10 और नीचे क्या बचा 1 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 10 इंटू D2 अपॉन नीचे क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल, ठीक। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 12 अपॉन 5 और यहाँ पे क्या बचा D2 अपॉन 15। तो यहाँ से क्या होगा, ये 15 जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 12 इंटू 15 बाय 5 इक्वल्स टू D2 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। मुझे पता है 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो D2 कितना होगा, दैट इज 12 इंटू 3, दैट इज 36 डेज। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 दिन में ये आदमी क्या करेंगे, इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इजी लॉट ऑफ क्वेश्चन था, ये तो आपको करना चाहिए था, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब ये बोल रहा है विदाउट स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। बोल रहा है बिना रुके ट्रेन 1 घंटे में कितना ट्रैवल करती है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मैं समझ गया। बिना रुके यानी 1 आवर में कितना ट्रैवल करती है, 60 किलोमीटर। और ये कब, बिना रुके, विदाउट स्टॉपेजेस, ओके, दैट इज विदाउट स्टॉपेजेस, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर। बोल रहा है यही सेम डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करती है, 48 किलोमीटर, लेकिन कब, जब बीच बीच में रुकती है। यानी अब कितना कर रही है, 1 आवर में कितना कर रही है, 48 किलोमीटर। कब, जब विद स्टॉपेजेस, जब वो बीच बीच में रुक रही है। तो बोल रहा है हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप, 1 घंटे में ट्रेन कितने मिनट रुकी होगी। तो उसका एग्जांपल लगाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी तब ट्रेन बिल्कुल नहीं रुक रही थी। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट्स। 60 मिनट में कितना ट्रैवल कर रही थी, 60 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि ये क्या कर रही है, 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट। कब, जब ट्रेन रुक रही है, कितना ट्रैवल कर रही है, 48 किलोमीटर। आई बात समझ में। यानी 1 मिनट में कितना ट्रैवल करती थी पहले, 1 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 48 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, यानी 12 किलोमीटर कम ट्रैवल कर रही है। यानी कि कितने, अगर 1 मिनट के लिए 1 किलोमीटर लेती थी तो कितने मिनट अपने वेस्ट कर रही है, 12 किलोमीटर के लिए कितने लेगी, 12 मिनट लेगी यहाँ पे। आई बात समझ में। दिस इज अ इजी लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17 बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है बिना रुके, यानी 1 मिनट में उस टाइम पे 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगर 60 मिनट में 48 किलोमीटर चल रही है, कितना वेस्ट कर रही है, 12 किलोमीटर वेस्ट कर रही है। अगर पहले वाली स्पीड में चलती तो 12 मिनट में 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती, यानी कि 12 किलोमीटर कम चल रही है। इसका मतलब 12 मिनट वो अपने वेस्ट कर रही है। आई बात समझ में। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नाउ दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भाई, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट वी कैन सॉल्व इट। स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से थोड़ा मुश्किल, इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को मुझे लगता है 3-4 मिनट इजीली लग जाते हैं, ठीक है। बट आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व इट फास्टर, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन समझना है हमने। ये क्वेश्चन बोलता है कि लेट q इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोल रहा है अगर इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स हैं, जो भी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अगर सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर इस इक्वेशन का, और q 0 के बराबर है, बोलता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब मैं एक बात मेरे को समझ में आती है कि q क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से ये बात भी इसने बोली q 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। पहली बात इसने बोली जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। अगर मैं इसके 2 रूट्स मान लूँ, अल्फा और बीटा मान लूँ, तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमें कि जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर। अब मुझे एक बात पता है, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, ए क्या है 1, वो लिखेंगे नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए।
तो सी तो सी है और ए क्या है 1, तो सी अपॉन 1 सी आएगा। ठीक है, हमें एक बात क्वेश्चन में देखते ही पता चल गई कि माइनस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक, अब हम यहाँ से हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, जहाँ जहाँ इक्वेशन में सी है वहाँ मैं माइनस बी पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और सी की जगह क्या डालेंगे, माइनस बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। अब पहली स्टेटमेंट बोलता है क्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हमें ये बात पता है परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब डी 0 के बराबर हो, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां से हमें एक बात, बी क्या है, बी तो बी है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, इंटू सी क्या है, सी क्या है, सी है माइनस बी किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। करते हैं चेक, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा और बन जाएगा 4b इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से b कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा, b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो b 0 है या b क्या है, -4 है। अब देखते हैं, जब b को 0 इस इक्वेशन में पुट करूंगा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या q एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, चेक करते हैं। ठीक है, जब b को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी, ये परफेक्ट स्क्वायर बने चाहिए। तो q को पहले b की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। जब b को 0 रखोगे तो b इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0 बन जाएगा, और b क्या है, माइनस बी की वैल्यू क्या, 0। तो q क्या बनाया, q यहाँ से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और q एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखिए q किसी का स्क्वायर है ना, q क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी b को जब हमने 0 रखा तो q क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। और इसने पहली स्टेटमेंट क्या पूछी थी, q कैन भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। हमने खाली b की वैल्यू को 0 डाला, हमने चेक कर लिया, ठीक है, कि q एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। हमें -4 को डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोलता अगर एक भी ऑप्शन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। यानी कि पहली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है q पॉजिटिव होगा हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। रियल वैल्यूज का समझते हैं, यानी कि आप रियल वैल्यूज में नेगेटिव नंबर डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, q हमेशा पॉजिटिव आएगा। चेक करते हैं, q हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, अगर मैं b की जगह -4 डालूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x और माइनस बी, तो b क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए q बोला q पॉजिटिव होगा चाहे आप कोई भी रियल वैल्यू डालो आप। ठीक है, तो डालते हैं जरा, देखते हैं। अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि d हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी q x की वैल्यूज जो होंगी पॉजिटिव होंगी। क्यों, ये पॉजिटिव होंगी तभी। अब देखिए ना, जब x के इस तरफ अगर नेगेटिव नंबर आते हैं, इक्वल टू के पार जाके पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। समझे मेरी बात, आई बात समझ में, क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से मुझे एक बात देखते ही समझ आती है कि b की वैल्यू हमें पता है कहां से होगी, -4 से लेकर 0 के बीच में होगी। ठीक, तभी जो है b क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। अगर x की जो रियल वैल्यूज हैं वो क्या होगा, तभी q पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं b को यहां पे 5 रख दूं, सपोज कीजिए मैंने b को 5 रख दिया यहां पे, या x को 5 रख दिया, अब रखो 5 को, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, -4 5 20 प्लस 24। अगर मैंने b को -5 रख दूं मैं, तो देखिए तब आंसर क्या आएगा, -5 रखते ही -20 और +4 25 हो जाएगा। तो हमारे पास जो q है वो नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है q पॉजिटिव होगा हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। अगर मैं x की वैल्यू -5 पे कुछ और रख दूं तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ओनली करेक्ट है, 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने खत्म किया है। इट्स अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारा ये सेशन आज खत्म होता है। तो ये एक्चुअली में हमारा जो चैनल है दैट इज विजडम डेवलपर्स, सो यू कैन अनलॉक योर पोटेंशियल, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंपटीशन। ठीक है, दैट इज, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और ये टेलीग्राम का हमारा लिंक है। मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स पीपीटी ऑफ दिस सेशन, सो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लॉग इन करके थ्रू दैट लिंक आप इस स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड और बहुत सारे लोगों को हमारे पास जोड़ें कि इतना क्वालिटी एजुकेशन हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है,
सो जल्दी सीरीज़ की सीरीज़ ये ख़त्म हो जाएगी, देन आई विल मेक वीडियोज़ ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड सम अदर क्वेश्चन स्टफ, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आई थिंक दैट हैज़ बिन डन फॉर दिस सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू हैव लाइक इट।